हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की क्लास वापस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। यूनिट फर्स्ट में भी हम पार्ट बी डिस्कस कर रहे थे, जिसकी 4 क्लासेस हो चुकी थी हमारी। आज हमारी 5th क्लास है। आज हमारी यूनिट ये ख़त्म हो जाएगी। हमने पिछली जो क्लास हुई थी, जिसमें हमने देखा था कि जो म्यू के वैल्यू के बेस पे हम किस प्रकार पता लगा सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा। ठीक है, ये हमने एग्जांपल से सोल्व किया था। लो स्पिन और हाई स्पिन, या फिर उसमें लिगेंड के बेस पर हम पता लगा सकते हैं। जैसे किसी में लिगेंड ये था, साइनाइड था, किसी में फ्लोरीन था, तो हम उनके बेस पे भी हम ये पता लगा सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो इन लिगेंड के बेस पे भी हम कैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन बनेगा, हाई स्पिन बनेगा, या फिर ये जो चुंबकीय आघूर्ण है उसके बेस पे हम पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार का ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। अब हम देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं कि इसमें और अपन एग्जाम्पल सोल्व करके देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अपना K4MnF6। इसके म्यू का मान अपने को दे रखा है 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, एक तो अपने पास ये है, एक अपने पास ये है K4, सेम टू सेम है, खाली इसमें लिगेंड चेंज है, MnCN6, ये हमको दे रखा है। इसमें जो म्यू की वैल्यू होती है वो होती है 1.9 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, ये दो वैल्यू अपने को दे रखी हैं। अब हम जरूरी नहीं कि हम लो स्पिन और हाई स्पिन ही निकालें, हमेशा लो स्पिन और हाई स्पिन के बारे में ही बात करें। यहाँ हम कुछ और स्प्लिटिंग फैक्टर को भी हम यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाऊँ, आप यहाँ देखना, पहले वाले में क्या है, पहले वाले का अगर मैं मैग्नीज का लिखूँ एटॉमिक नंबर, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। ठीक है, तो 25 मतलब 3d5 और 4s2 होता है इसमें, 3d5 और 4s2। अगर मैं इसमें यहाँ देखूँ तो मैग्नीज जो है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे मैग्नीज जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये Mn2+ निकाल लीजिए आप, तो 3d5, यहाँ पे 3d5 ओनली विन्यास होगा। ठीक है, और आप देखिए पहले की बात कर रहे हैं जिसमें फ्लोरीन जो है अपना लिगेंड है, इसकी बात कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पे मैं अगर बनाऊँ तो आपको पता है कि जब हम इसकी बात करेंगे तो इसके लिए जो है अष्टफल के जो विपाटन होगा, यानी डेल्टा O का जो मान होगा, देखो आपको पता है जब ये लिगेंड बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं तो डी कक्षकों की भी स्प्लिटिंग हो जाती है। डी कक्षकों की स्प्लिटिंग होती है, कुछ जो है 3 कक्षक जो है निम्न ऊर्जा स्तर पे जाते हैं और 2 कक्षक जो है उच्च ऊर्जा स्तर पे जाते हैं। इसको अपन कहते हैं T2G सेट और इसको कहते हैं अपन EG सेट, ऐसा कुछ कहते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ कि अपन ये फ्लोरीन जब बॉन्ड बनाने आ रहा है तो इनका जो ये अष्टफल के जो विपाटन है, इसका मान बहुत कम होता है। इसका मान बहुत कम होने से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हम आसानी से T2G में भी भरे जाएंगे और EG में भी भरे जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है। तो इजीली यहाँ इलेक्ट्रॉन भरते भरते ये ऊपर भी यहाँ भरे जाएंगे। अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3D ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पे भर दिए जाएंगे। ये 5 इलेक्ट्रॉन इजीली भर दिए जाएंगे, और ये इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनों की क्या करा सके, कपलिंग करा सके। तो इसमें जो है चुंबकीय आघूर्ण जब हम निकालेंगे तो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन नॉन पेयर्ड होंगे, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन ये हैं। इसका फॉर्मूले से अगर हम निकालें इसकी म्यू की वैल्यू n कोष्टक n+2, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो 5 × 5 + 2 ऐसे कुछ, तो इसकी वैल्यू जो आती है 5.9 समथिंग बोर मैग्नेट्रॉन के आती है। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो ये हमारा अष्टफल की जो विपाटन ये है गुणांक, ये भी हमारा बहुत कम है, इसलिए हमारे जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ज़्यादा प्राप्त हो रही है, जिससे क्या होता है कि T2G और EG में
T2G और Eg में जो इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा होता है वो इजीली दोनों में समान हो जाता है। ऐसा नहीं कि पहले सारे इलेक्ट्रॉन T2G में ही भरेंगे या फिर बाद में Eg में भरेंगे, इसमें समान रूप से चलता है क्योंकि ये एनर्जी गैप जो बहुत कम होता है इसके, ये जो अष्टवल के विपाटन जो ये है क्रिस्टल फेल्ट विपाटन क्षेत्र ये बहुत कम होता है, जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं। इसके बाद T2G के बाद Eg में भरे जाते हैं। तो हमको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त होती है, तो 5.9 इसका बोर मैग्नीट्यूड प्राप्त हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस वैल्यू के बेस पे हम बता सकते हैं कि इनके डेल्टा ओ का मान कम होगा या ज़्यादा होगा। देखो आप यहाँ पे 5.9 यानी वैल्यू कितनी है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है यानी ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना होगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब डेल्टा ओ का मान बहुत ही कम होगा, इसे हम पता लगा सकते हैं। अब देखना दूसरे वाले एग्जाम्पल में, देखना दूसरे वाले में क्या होता है। दूसरे वाले में ये दूसरा वाला करती हूँ। दूसरा वाला एग्जाम्पल K4 MnCn6 है यहाँ पे, और ये अब इसके म्यू की जो वैल्यू आपको दे रखी है 1.9 बोर मैग्नीट्यूड दे रखी है। ये मैंने क्वेश्चन में भी लिखा था ना, ये देखिए आप 1.9 बोर मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू दे रखी है। अब सेम टू सेम यही बात यहाँ अप्लाई करें, इसमें भी वही बात है कि इसमें भी जो है इस मैग्नीज जो है मैग्नीट का 3d5 4s2 है और मैग्नीज प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे, तो 3d5 यहाँ पे है, ये भी अपने को दिख रहा है। और हमें वापस वही सेम चीज़ बनानी है कि ये पहले तो समान ऊर्जा स्तर पर है, जैसे ही लिगेंड बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो ये है, जैसे ही लिगेंड बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। नीचे वाले कक्षकों को T2G कक्षक और ऊपर वाले कक्षकों को Eg कक्षक कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देते हैं। अब देखिए लिगेंड कौन है, अपना साइनाइड है ना। अब ये साइनाइड क्या करता है, इनको बहुत ही ज़्यादा विपटन ऊर्जा से स्प्लिट करता है, यानी डेल्टा ओ का जो मान मैंने यहाँ कम बना दिया लेकिन आप इसको यहाँ बना दिए, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा से विपाटित करता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा से यहाँ विपाटित कर रहा है, मतलब हमको यहाँ बनाना है ये 2 और ये 3 ऑर्बिटल यहाँ पे T2G कक्षक यहाँ है और Eg कक्षक यहाँ है। ठीक है, ये पांचों में। अब मैं मानूँ 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे है। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो डेल्टा ओ का मान है बहुत ही ज़्यादा है, तो इन इलेक्ट्रॉनों में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि आगे जाकर वो इतनी एनर्जी को पार करे या इतना जो है ये गैप, एनर्जी गैप जो है पार करे और ये ऊपर जाए। तो ये क्या करते हैं, नीचे ही अपनी पेयरिंग कर लेते हैं। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग पेयर लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाता है, तो ये नीचे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बच जाते हैं, हमें यही बात मेन कंसीडर करनी है कि यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बच जाते हैं। यहाँ पे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, ओनली 1 बच रहा है। तो फिर जब हम इसके लिए म्यू का मान निकालते हैं तो n कोष्टक n+2 वाले फॉर्मूले से निकालते हैं तो इसकी वैल्यू 1.9 बोर मैग्नीट्यूड समथिंग अपने को प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि हम इस वैल्यू के आधार पर ये पता लगा सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू कम है, अगर म्यू की वैल्यू कम है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, कम होगी। और इसका क्रिस्टल क्षेत्र जो ये विपाटन हो रहा है डेल्टा ओ का मान क्या होगा, ज़्यादा। हम केवल म्यू की वैल्यू के बेस पे ये पता लगा सकते हैं कि उसकी डेल्टा ओ का मान क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे होंगे या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हम ऐसे पता लगा सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि केवल हमें म्यू की वैल्यू को कंसीडर करना है, इसलिए हमारा चैप्टर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही पूरा है। ठीक है, अब आगे एक और बात आती है कि हमें कुछ और एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने ये तो भी 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले की मैंने बात कर ली कि जिसकी उपसह संयोजन संख्या 6 हो, है ना। लेकिन अगर जैसे मैंने बताया ना D2sp3 संकरण आ रहा था या sp3d2 संकरण आ रहा था, मतलब कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है इसकी, 6 है। अगर हमारे पास 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कोई कंपाउंड आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हमें पता इसी से चलेगा कि म्यू की वैल्यू के बेस पे कि संकुल जो है sp3 बनेगा या dsp2 संकुल बनेगा। इन दोनों संकुलों से अपन पता लगाते हैं ना, sp3 और dsp2 से पता लगाते हैं। अब देखिए इसमें भी अपन 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं कि देखो आप sp3 यानी sp3 की आकृति कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, और dsp2 की वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय, ये अपनी आकृति होती है। ये दोनों समझ के ये आपको वेल प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, जितना भी लिखा एक बार आप समझ लीजिएगा। और इसके बाद आपको पूरे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे जिसमें पूरा वेल प्रॉपर लिखा हुआ होगा, आपकी टॉपिक टू टॉपिक वाइज सारी चीज़ें होगी। मैं आपको एक PDF प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें आपकी पूरी यूनिट का नोट्स होगा, आप इन वीडियो को देखिएगा। अब आता है आगे, हम देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए बात करें अगर, तो ये देखते हैं कि कौन सा जो है प्रतिचुंबकीय होगा और कौन सा अनुचुंबकीय होगा, है ना। तो अब ये देखिए NiCN4, ये एक एग्जाम्पल है अपना, और ये है हम इसमें ये पहले हमारा क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप से आता है, तो इसमें ये पूछता है कि कौन सा अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, है ना। तो मैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही डिराइव करती हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन अपना है कि NiCN4 -2 एक प्रतिचुंबकीय संकुल है, जबकि NiCl4 इसके ऊपर भी 2- एक अनुचुंबकीय संकुल है, एक अनुचुंबकीय संकुल है। सेम हमें वैसे ही करना है, पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और उसके बाद में इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालकर इस हमें पता लगाना है कि इसकी म्यू की वैल्यू क्या है। म्यू की वैल्यू के आधार पर हम बताएंगे कि अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय का हम निर्धारण ऐसे ही करते हैं। अब देखिए आप यहाँ Ni है हमारा निकिल, पहला हम लेते हैं निकिल CN4 2- ये हमने ले लिया। अब इसमें देखिए जो निकिल है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। निकिल का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 28, 3D8 4s2 इसका होता है। यहाँ पे निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब ये है 3D8 बनाएगा, ठीक है। इन 3D8 को हम ये भर देते हैं, इसमें 5 अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास में है, D3D ऑर्बिटल है, ये 3D, ये 4s है अपना, और ये 4p है, 4s 4p। अब यार देखिए 8 इलेक्ट्रॉन अपने को भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। और आपको पता है ये जो साइनाइड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों की क्या कराएगा, इलेक्ट्रॉनों की ये करा देगा पेयरिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे व्यवस्थित हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया और यहाँ पे ये जो है ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, यानी डी ऑर्बिटल एक खाली है, एस यहाँ पे खाली है, पी बी यहाँ पे 3 खाली है।
तो लिगेंड अपने पास कितने हैं, 4 साइनाइड हैं। ये साइनाइड आएगा यहाँ, साइनाइड ये बॉन्ड बना देगा, यानी इसमें DsP2 DsP2 संकरण होगा इसमें। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके लिए ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए वही फॉर्मूला अपना, म्यू इज इक्वल टू √n कोष्टक n+2, ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आप देखिए n की वैल्यू यहाँ पे क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, यानी n की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 0, तो 0 0 करके सब 0 ही हमें प्राप्त होगा। तो जब इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है तो ये कौन सी प्रकृति का होगा, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल ये लीजिए। अब इसमें ये वाला जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है निकिल क्लोरीन है, ये निकिल के साथ में क्लोरीन लिखना है, टेट्राक्लोरो निकिल, ये और ये इसके ऊपर चार्ज है। अब आप इसमें देखिए कि निकिल जो है, निकिल का एटॉमिक नंबर है 28, यानी 3D8 4s2। यहाँ पे भी निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे हम निकिल +2 को ऐसे लिखेंगे हम, इज इक्वल टू 3D8, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाएंगे 3D8। इसका वापस वही सेम बनाइए आप, 1 2 3 4 5, 3D है ये 4s है, ये 4p। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं अपन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे जो लिगेंड है वो क्या है, क्लोरीन, और क्लोरीन जो है क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, और ये जो है इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करवाता है। तो जब आने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक पेयरिंग नहीं करेगा, मतलब डी अपने पास ऑर्बिटल वैकेंट नहीं रहेगा, तो आने वाले जो लिगेंड होंगे कहाँ अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, एस और पी में डोनेट करेंगे। ये देखिए एस और पी में, यहाँ ये जाएंगे चारों, क्लोरीन 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 और ये क्लोरीन। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। ठीक है, यानी पहले वाले के लिए हमें DsP2 संकरण प्राप्त हुआ था और इसके लिए हमें sp3 संकरण प्राप्त होता है। इसकी आकृति थी वर्ग समतलीय हमको प्राप्त होती है, इसकी वर्ग समतलीय आकृति हमको प्राप्त हो रही थी। इसके लिए हमें चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय आकृति प्राप्त होती है, चतुष्फलकीय। अब देखिए वर्ग समतलीय हम बना देते हैं यहाँ पे, ये आपका निकिल, ये आपका साइनाइड, और यहाँ पे आपका टेट्राहेड्रल बनाना है आपको, ये ठीक है, चतुष्फलकीय वर्ग समतलीय। अब यहाँ बात आती है कि इसमें जो म्यू की वैल्यू, आपको पता है अभी अपन ने म्यू की वैल्यू निकाली, कोई एक युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पे म्यू की वैल्यू कुछ न कुछ प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। म्यू इज इक्वल टू n कोष्टक n+2, यानी यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू √2 2 + 2 4 इंटू 2 4 to जाए √8। मतलब हमारे लिए इसके लिए ये जो है अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। अगर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी म्यू की वैल्यू 0 है तो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। ठीक है, हमें तो यही पता लगाना है कि प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है, ये आपका क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से सबका हाइब्रिडेशन निकाल के ये सारा ऐसे सोल्व करके इसको करना है ना, कि NiCN4 जो है प्रतिचुंबकीय संकुल है जबकि ये एक अनुचुंबकीय संकुल है। ऐसे आप कर सकते हैं इजीली। अगला हम करते हैं, एक आपके एक और आता है कि
एक कॉम्प्लेक्स है जो मैं आपको देती हूँ कॉम्प्लेक्स। इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का अपन मान दोनों कंडीशन में अपन बना सकते हैं। ठीक है, ये एक है Cu Cn4 -2 क्वेश्चन है ये ना, Cu Cn4 -2। इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान, चुंबकीय आघूर्ण का मान, चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत कम होता है। इसका कारण पूछ रहा है कि इसके जो ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास टेट्रासाइनो, ये क्यूप्रेट जो भी अपना कॉम्प्लेक्स है, इसका जो है चुंबकीय आघूर्ण का मान इतना कम क्यों प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन वही कंडीशन वापस हम निकालते हैं। इसके लिए Cu Cn4, ये 2- अपना कॉम्प्लेक्स है, इसमें कॉपर है, वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कॉपर का आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1। ये आप देखिए, अगर मैं यहाँ से +2 जो है इलेक्ट्रॉन निकाल देती हूँ, Cu +2 कर देती हूँ, तो इसमें ये आ जाएगा 3d9 आ जाएगा। ठीक है, 3d9 मतलब हमको इसमें 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं 5 वाले ऑर्बिटल में। 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, ये अपना 4s वाला खाली पड़ा है और p वाला भी इसमें 4p भी इसमें खाली पड़ा है। ये हो गया 3d। अब यहाँ देखिए आप, एक इलेक्ट्रॉन खाली, अब ये यहाँ पे पेयरिंग तो कहीं कर नहीं सकता, तो चारों जो साइनाइड के लिगेंड आएंगे वो कहाँ जाएंगे, साइनाइड के लिगेंड Cn, ये साइनाइड ये आ गए, साइनाइड सारे आ गए। मतलब यहाँ पे संकरण कौन सा होगा, sp3 संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा यहाँ पे, sp3 संकरण होगा। और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या है यहाँ पे 1 है। अब अगर हम इसमें 2 कंडीशन बन रही है, देखो एक तो हमने ये कंडीशन, एक तो मैंने आपको ये बता दी, लेकिन इसमें एक कंडीशन और बन रही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनती है, मैं ये बताती हूँ आपको कि जैसे ये जो अपना ये डायरेक्ट यहीं से ले रही हूँ मैं, इसी को वापस, ये 5 है और इसमें 9 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, मैं डायरेक्ट 9 इलेक्ट्रॉन भर देती हूँ इसमें, ये 9 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, और इसके पास में जो ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है वो खाली पड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो अपने d ऑर्बिटल में जो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये जंप करके p ऑर्बिटल में चला जाता है यहाँ। तो यहाँ पे ये जो है ऑर्बिटल वैकेंट हो जाता है और यहाँ पे dsp2 संकरण होता है, dsp2 संकरण होता है यहाँ पे, dsp2। ठीक है, अब इतना ये इसमें कारण इसका ये है कि इसको जब लिगेंड बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं तो इसको इतनी एनर्जी मिल जाती है इस वाले इलेक्ट्रॉन को कि ये जंप करके p वाले ऑर्बिटल में चला जाता है। इसके कारण हमको इसकी वैल्यू जो है, इसका जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है जो बहुत ही कम प्राप्त होता है। क्यों, देखो इन दोनों प्रकार के संकुलों में एक एक इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है, देखो आपको दोनों में, इसमें भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और अगर ये यहाँ पे आएगा तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो यहीं भी रहेगा, जिससे इसका क्या होता है, लेकिन इस संकुल अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, सॉरी एक अयुग्मित इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण जो प्राप्त होना चाहिए वो भी नहीं होता है, बल्कि उससे भी कम प्राप्त होता है, ज़्यादा नहीं प्राप्त। मतलब जो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अपने को प्राप्त होता है ना 1.9 समथिंग बोर मैग्नेट्रॉन, वो भी प्राप्त नहीं होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भी कम प्राप्त होता है अपने को। क्यों कि पोलिंग ने अब ये बताया कि इस संकुल में जो है dsp2 प्रकार का संकलन पाया जाता है। पोलिंग ने बता दिया था कि ये 2 प्रकार के समझा रहा है, लेकिन ये जो जंप करके जो p में जा रहा है ये ज़्यादा इफेक्टिव है और इसमें dsp2 प्रकार का संकलन है, जिसमें ये जो 3D में जो ये इलेक्ट्रॉन हैं वो
उत्तेजित होके कहाँ चला जाता है, 4p में चला जाता है। इजीली ये 4p में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये वर्ग समतल, अब जब ये वर्ग समतलीय बनाएंगे, मतलब DsP2 में आपको पता है वर्ग समतलीय ही बनता है, ये वर्ग समतलीय बन रहा है। वर्ग समतलीय बन रहा है मतलब यहाँ पे जो है ये जो है एक दूसरे के ऊपर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं समतल कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस दूसरे इलेक्ट्रॉनों के साथ हो जाके पैर हो जाता है, जिससे अपन पता नहीं लगा पाते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा और उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है। तो जिससे इसका जो है चुंबकीय आघूर्ण बहुत ही कम प्राप्त होता है। इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, इससे ज़्यादा टफ नहीं पड़ता है ये, ठीक है। अब ये बात आती है अपनी कि ये जो हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सारी बात कर ली, अब इस बात आती है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात आती है कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये मैं आपके जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे PDF नोट्स में, उन क्वेश्चंस की PDF भी इसमें साथ में ऐड कर दूँगी, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर से, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे चक्रण मात्र सूत्र क्या होगा, चुंबकीय व्यवहार क्या होगा, है ना, संक्रमण धातु संकुल के द्वारा दर्शाए जाने वाले चुंबकीय गुणों की विवेचना अगर हमको करनी होगी, कौन अनुचुंबकीय होगा, कौन प्रतिचुंबकीय होगा, ये जितनी भी बातें होगी, वो जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जितने ऑल टाइप के क्वेश्चन मैं आपको PDF लिंक में प्रोवाइड करा दूंगी। आप सारे क्वेश्चन सोल्व करेगा, एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और अब आप देखें कि ये आपकी यूनिट समाप्त हो चुकी है। यूनिट फर्स्ट जो है आपकी समाप्त हो चुकी है और मैंने आपको यूनिट थर्ड जो है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पूरी करवा दी है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी होगी, यानी आपके BSc B.Ed 4th ईयर में 2 यूनिट टोटल कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम अगली वीडियो में न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।